जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे पूंजी कमीशन के जो कुछ रिकमेंडेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आपके सेंटर स्टेट रिलेशन के जो है ना फ्रेंड्स, और एक वीडियो में है ना, इसके बाद और एक वीडियो में आपके सेंटर स्टेट रिलेशन के पूरा चैप्टर खत्म खत्म हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब इस वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 14 है आपके सेंटर स्टेट रिलेशन के पूंजी कमीशन जो पार्ट सेकेंड लिखा है ना फ्रेंड्स, इसमें हम जो पूंजी कमीशन के कुछ रिकमेंडेशन देखेंगे, जो कि इसके बाद आपकी पूंजी कमीशन के जो बाद की वीडियो आएगी ना फ्रेंड्स, वो कंप्लीट हो जाएंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के। चलिए फ्रेंड्स, पूंजी कमीशन रिकमेंडेशंस क्या क्या रिकमेंड है पूंजी कमीशन के, पार्ट नंबर सेकंड है फ्रेंड्स। बने रहे मेरे साथ। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आपको पॉलिटी समझना है ना, तो लक्ष्मीकांत की किताब को जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी किताब है ना। अब इसमें जो है ना फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कुछ टर्म ऑफ रेफरेंसेस। अब उसमें उस हिसाब से पूंजी कमीशन को कुछ पूंजी कमीशन के कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया था फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है ना, इन ऑल द कमीशन मेट, अब इस कमीशन में जो है ना फ्रेंड्स, पूंजी कमीशन में कितने टोटल कितने रिकमेंडेशन दिए थे, 310 रिकमेंडेशंस। तो आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स, जो कि हमने पिछले के वीडियो में भी डिस्कस किया था। 1456 पेजेस का ये रिपोर्ट था। अब उस हिसाब से कमीशन है ना, ये जो पूंजी कमीशन हमारे जो लक्ष्मीकांत की किताब में है, ये मतलब जितना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है उतना ही है ना इसमें है। अदरवाइज आप खुद समझ सकते हो फ्रेंड्स, 1456 रिपोर्ट का कमीशन कितना बड़ा मतलब बल्कि होगा ना। तो इसमें है ना फ्रेंड्स, टोटल 310 रिकमेंडेशन दिया था। डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन को लेके, कैसे है ना हम अपने सेंटर और स्टेट के रिलेशन को किस लेवल तक है ना स्ट्रॉन्ग मजबूत कर सकते हैं। कुछ रिकमेंडेशन जो है ना फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में देखेंगे, और जो कुछ बचते हैं ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सेंटर स्टेट रिलेशन पूरा कंप्लीट कर देंगे ना। आई होप आपने किताब आगे खोल रखा होगा। अब इसमें जो है ना फ्रेंड्स, टू फैसिलिटेट, आप फर्स्ट पॉइंट को पढ़िए फ्रेंड्स। टू फैसिलिटेट लक्ष्मीकांत की जो लेटेस्ट किताब है आपके पास 6th एडिशन में हो ना, वो आगे खोल के रखिए। टू फैसिलिटेट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑन लॉस ऑफ least third subject, which is it is necessary that some broad agreement is reached between center and states before introducing legislation in parliament on matters in concurrent list। अगर लिस्ट थर्ड जो है ना फ्रेंड्स, वो किस सब्जेक्ट में, कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर है ना, पार्लियामेंट कुछ नियम कानून बनाने जा रहे हैं ना कंक्यूरेंट लिस्ट में। कंक्यूरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंक्यूरेंट लिस्ट, वो क्या होता है वो मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पास की वीडियोस नहीं देखे हैं ना, वो जाके देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, यानी कि कंक्यूरेंट लिस्ट को लेके पार्लियामेंट जो है ना फ्रेंड्स, यानी कि हमारे यूनियन गवर्नमेंट कुछ नियम कानून बना रहे हैं ना। अब उसमें जो अगर लिस्ट थर्ड है ना, यानी कि लिस्ट थर्ड सब्जेक्ट्स, उसमें यानी कि कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर सेंट्रल हमारे यूनियन गवर्नमेंट कुछ नियम कानून बना रहे हैं, उससे पहले क्या होना चाहिए, एक ब्रॉड एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। यानी कि पार्लियामेंट कल को बोलेंगे फ्रेंड्स कि हम इस सब्जेक्ट में, यानी कि वो किस में होगा, कंक्यूरेंट लिस्ट में है ना, कि भाई कुछ नियम कानून बनाने जा रहे हैं। अब उसको लेके सेंटर स्टेट रिलेशन को मतलब अगर कुछ करना होगा सेंटर स्टेट रिलेशन को, अब उसमें क्या होगा ना फ्रेंड्स, पहले सेंटर स्टेट रिलेशन को क्या करना होगा कि ब्रॉड एग्रीमेंट करना होगा कि भाई, ताकि उससे क्या होगा, स्टेट जो है ना फ्रेंड्स वो नाराज नहीं हो जाएंगे ना, कि भाई सेंटर ने खुद जाके कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर कुछ नियम कानून बना दिया है अपने आप से ना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए पहला रिकमेंडेशन आपके जो पूंजी कमीशन ने दिया, कि भाई अगर कंक्यूरेंट लिस्ट में कुछ नियम कानून पार्लियामेंट बनाने जा रहे हैं ना, उससे उसको बनाने से पहले एक ब्रॉड एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, है ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। सेकेंड क्या है ना, द यूनियन शुड बी एक्सट्रीमली रेस्ट्रेन इन असर्टिंग पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी इन मैटर्स असाइंड टू द स्टेट्स। यानी कि जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी जो है ना फ्रेंड्स, वो स्टेट्स के ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। इसका बोलने का क्या मतलब है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए स्टेट लिस्ट के अंदर। अगर क्यों, क्योंकि स्टेट लिस्ट किसके लिए होता है, स्टेट के सरकारों के ना। अगर कोई नियम कानून स्टेट लिस्ट को के अंदर कुछ बनाना होगा तो वो कौन बनाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि उसके अंदर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं होना चाहिए, यानी कि एक एक्सट्रीमली रेस्ट्रेन होना चाहिए, इतना तो आप समझ सकते हो। अब उसमें जो है ना फ्रेंड्स, एंड ट्रांसफर्ड आइटम्स इन द कंक्यूरेंट लिस्ट की फॉर बेटर सेंटर एंड स्टेट रिलेशन, है ना। यानी कि अब कुछ ट्रांसफर्ड आइटम जो है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ से स्टेट लिस्ट से किस में शिफ्ट किया था, हमारे कंक्यूरेंट लिस्ट में। जैसे आपके एजुकेशन है ना, ये आप लिस्ट, ये ट्रांसफर्ड आइटम्स है ना, इसको स्टेट लिस्ट से कंक्यूरेंट लिस्ट में शिफ्ट किया है। तो इसमें जो है ना फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए
इससे क्या होगा, उससे अगर ज्यादा इसमें पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं रहेगा ना, यानी यूनियन गवर्नमेंट का ज्यादा सुप्रीमेसी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है ना फ्रेंड्स और भी मजबूत हो जाएंगे। तो आपके सेकंड जो रिकमेंडेशन जो पूंजी कमीशन ने दिया ना फ्रेंड्स, बोलने का क्या मतलब है, यहाँ पे स्टेट्स का भी क्या होना चाहिए, रोल होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हमारे बेटर होंगे हमारे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, इतना तो आप समझ सकते हो। अब जो थर्ड पॉइंट है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, यूनियन शुड ऑक्यूपाई ओनली that many of subjects in concurrent or overlapping jurisdiction which are absolutely necessary to achieve uniformity of policy in demonstrable national interest। यानी कि हमारा जो यूनियन गवर्नमेंट जो है ना फ्रेंड्स, अगर कोई नियम कानून बना रहे हैं कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर, जिसको हम ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन बोलते हैं ना, इसमें सेंट्रल स्टेट दोनों नियम कानून बनाते हैं। अब यूनियन गवर्नमेंट का वहीं तक होना चाहिए कंक्यूरेंट लिस्ट जहाँ पे कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है ना फ्रेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पूरे देश के लिए कोई जरूरी होगा ना, अगर कोई, बट वो नियम कानून बना रहा होगा किसके अंदर, कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर। पार्लियामेंट का जो है ना फ्रेंड्स ज्यादातर ऑक्यूपाई यहाँ पे लिखा है ना, और उस कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर यूनियन का जो ज्यादा है ना रोल, तभी होना चाहिए जब कोई वो क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट होगा ना, कोई हमारे देश के लिए कुछ जरूरी होगा, तब। अदरवाइज क्या होता है, कंक्यूरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट्स और यूनियन दोनों मिलकर नियम कानून बनाते हैं ना, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंक्यूरेंट लिस्ट में अगर कोई नियम कानून बना रहा है, उसमें सेंटर का रोल तभी होना चाहिए जब तक उसमें क्या हो, कोई नेशनल इंटरेस्ट ना हो। तो ये आपका थर्ड रिकमेंडेशन है पूंजी कमीशन का। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, देयर शुड बी कंटिन्यूइंग ऑडिटिंग रोल फॉर इंटर स्टेट काउंसिल इन द मैनेजमेंट ऑफ मैटर्स इन कंक्यूरेंट और ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन। यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू ऑडिट होना चाहिए इसके अंदर, अगर कोई मैटर्स होगा कंक्यूरेंट लिस्ट के अंदर, या वो जिसको हम ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन भी बोलते हैं ना, अगर, बट इसमें क्या होना चाहिए, कंटिन्यू ऑडिट होना चाहिए ना। और इसका ऑडिट जो है ना फ्रेंड्स, वो किसके हाथ होना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल। क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्या है, दोनों हमारे केंद्र और राज्य सरकार, राज्य के जो सरकारें जो होता है ना फ्रेंड्स, दोनों मिलकर बनाते हैं, ऑब्वियसली ये सबको पता है। बट इसमें कंटिन्यू ऑडिटिंग होना चाहिए कि भाई इसमें खर्चा कितना आया है, और ये जो है ना फ्रेंड्स, वो किसके हाथ होना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल, है ना, ये आप समझ सकते हो। इस पॉइंट जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या है, आर्टिकल 201 में क्या है ना फ्रेंड्स, द पीरियड ऑफ 6 months प्रिस्क्राइब इन आर्टिकल 201 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्ट व्हेन बिल इज रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट। आप कोई स्टेट लेजिस्लेचर, किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर कोई नियम कानून बनाते हैं, फिर वो गवर्नर के पास रखते हैं, है ना, जाते हैं, पर गवर्नर उसको कंसिडरेशन के लिए अगर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया ना, अब प्रेसिडेंट ने उसको वापस स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भेज दिया कि भाई उसमें कुछ, इसमें आप इसको थोड़ा इसको मॉडिफाई करिए ना, ये आपको सबको पता है। अब आर्टिकल 201 में ये है ना, ये बात बोला है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वहां पे आएंगे ना फ्रेंड्स। अब ये इस रिकमेंडेशन का क्या मतलब था पूंजी कमीशन का, कि भाई ये 6 महीने के है ना अंदर अंदर उस स्टेट लेजिस्लेचर को, ये जो है ना आपको जो बिल प्रेसिडेंट ने वापस किया है उसको ठीक करके फिर से प्रेसिडेंट के पास भेजना भेजना चाहिए। अब रिकमेंडेशन यहाँ पे पूंजी कमीशन क्या दे रहा है, उसी तरह सेम प्रेसिडेंट के पास भी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है, कैन बी मेड एप्लीकेबल फॉर प्रेसिडेंट आल्सो टू डिसाइड ऑन असेंटिंग और विथ होल्डिंग असेंट टू ए स्टेट बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट के पास भी ये इतना टाइम होना चाहिए कि भाई प्रेसिडेंट कब तक वो बिल रखेंगे अपने पास, कब इसको असेंट करेंगे, है ना, प्रेसिडेंट। अदरवाइज प्रेसिडेंट क्या करते हैं, जब है ना हमारे राष्ट्रपति जी अपने हिसाब से बिल को वापस भी कर सकते हैं, अपने पास भी होल्ड भी कर सकते हैं ना। तो इसका जो है ना फ्रेंड्स बोलने का क्या मतलब है रिकमेंडेशन में, कि भाई ये जो 6 महीना स्टेट लेजिस्लेचर के लिए दे रखा है ना, सेम किसके पास भी होना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास, ताकि प्रेसिडेंट जो है ना वो एक टाइम होना चाहिए कि भाई इस टाइम में प्रेसिडेंट का वहां पे साइन होगा, उनके पास विथ होल्डिंग होगा, है ना, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद जो 6th पॉइंट ना फ्रेंड्स, पार्लियामेंट शुड मेक ए लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ एंट्री 14 ऑफ लिस्ट 1। अब एंट्री 14 जो है ना फ्रेंड्स, वो लिस्ट 1, तो पार्लियामेंट नियम कानून किसके ऊपर बनते हैं ना, एंट्री 14 में क्या है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो है आपकी एंट्री 14 में। अब उसके लिए जो है ना फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए ना, मतलब एक प्रोसीजर होना चाहिए कि भाई इंटरनेशनल एग्रीमेंट किस लेवल से ना, ये आप समझ सकते हो, एक नियम कानून उसके अंदर होना चाहिए। एंट्री 14 के अंदर क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अब जो है ना फ्रेंड्स, उससे क्या होगा, एक फेडरल स्ट्रक्चर को जो है ना फ्रेंड्स इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए है ना फेडरल, हमारे कंट्री के कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो रहा है तो फेडरल स्ट्रक्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ने का क्या मतलब हुआ, एक सही ढंग का एक मतलब क्या होना चाहिए, प्रोसीजर होना चाहिए। एंट्री 14 को जब
एंटी 14 को लेके हमारे पार्लियामेंट कुछ नियम कानून बनाते हैं ना। एंटी 14 में क्या है, मैंने अभी बोला कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, अब उसको फेडरल स्ट्रक्चर पे भी इफेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक प्रोसीजर्स होना चाहिए। तो ये है रिकमेंडेशन नंबर 6 आपके पूंजी कमीशन के। 7 क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होते हैं, मान के चलिए हमारे सरकार ने ना, केंद्र सरकार ने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलिए, आप चाहे वर्ल्ड बैंक बोलिए, वहां से कोई लोन उठाए ना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए। अब इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, एनी एप्लीकेशन ऑन स्टेट फाइनेंस अराइजिंग आउट ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट शुड बी परमानेंट टर्म ऑफ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि हमारा जो फाइनेंस कमीशन जो है ना फ्रेंड्स, उसको कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए टाइम टू टाइम। यानी कि क्यों, जैसे कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को हमारा पूरा करने के लिए हमारे सरकार ने IMF से लोन उठाया, अब वहां पे इंटरेस्ट देना होता है। इंटरेस्ट के लिए क्या, टैक्स कलेक्शन के जो पैसे होते हैं ना, वो सरकार उसको दे देते हैं ना। अब यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स, अब ये जो टैक्स कलेक्शन स्टेट से भी होते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं हमारे जो रिकमेंडेशन बोल रहे हैं फ्रेंड्स इसका, कि भाई जब कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के लिए हम बाहर से पैसे उठाते हैं ना, तो स्टेट्स की भी यहाँ पे है ना फ्रेंड्स कंसेंट, आप समझ सकते हो इतना, कि भाई स्टेट से भी टैक्स कलेक्शन होता है, वो इंटरेस्ट को रिटर्न करने के लिए टैक्स कलेक्शन के पैसे देते हैं। कि भाई ये जो फाइनेंस कमीशन जो है ना फ्रेंड्स, इसको क्या कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए इस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से जो पैसे उठाया टाइम टू टाइम, है ना। तब जाके जो स्टेट्स के फाइनेंस जो है ना फ्रेंड्स, वो राइज करते हैं ना। क्यों, क्योंकि जो टैक्स कलेक्शन जो होता है ना, वो पूरे देश से होते हैं। तो फिर जब बाद में से हमारे भारत सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने कहीं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ पैसे उठाया, तो टैक्स के कलेक्शन में इंटरेस्ट देंगे ना, तो ये है ना फ्रेंड्स, स्टेट के भी पैसे जा रहे हैं, तो फाइनेंस कमीशन को ये कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए टाइम टू टाइम, आप समझ सकते हो। इसके बाद आप जो है ना फ्रेंड्स, गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए, कि भाई वाइल सेलेक्टिंग गवर्नर्स, जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा गवर्नर को सेलेक्ट करते हैं ना, तो कुछ गाइडलाइंस एज रिकमेंडेड इन द सरकारी कमीशन रिपोर्ट एंड फॉलो इट्स मैंडेट इन लेटर एंड सेपरेट। यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा गवर्नर है ना फ्रेंड्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो इसमें क्या, गवर्नर का जब सेलेक्ट होता है ना, सेलेक्टिंग ऑफ गवर्नर, जब गवर्नर सेलेक्ट होते हैं तो क्या क्या होना चाहिए, आपके रिकमेंडेशन में बोला। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ही शुड बी एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ। यानी कि उनकी जिंदगी में जो है ना, वो जब वो गवर्नर जो सेलेक्ट किया जा रहा है ना, उसको अपनी जिंदगी में एक बहुत ही एक एमिनेंट पर्सनैलिटी होना चाहिए, तभी जाके किसी भी गवर्नर को हम सेलेक्ट कर पाएंगे ना। ये आप समझ सकते हो पूंजी कमीशन का क्या मतलब था, एक एमिनेंट पर्सनैलिटी हो वो गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा सेलेक्ट कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड जो है ना फ्रेंड्स, कि भाई वो उस स्टेट से बाहर होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए कोई स्टेट होगा पंजाब, पंजाब के आप गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रहा है, तो ये पंजाब के नहीं होना चाहिए, ना कि बाहर के होना चाहिए ना, ये सेकंड पॉइंट है। और वो वहां के पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है ना फ्रेंड्स, अब उसको ही शुड बी ए पर्सन हु हैज नॉट टेकन टू ग्रेट ए पार्ट इन पॉलिटिक्स जनरली एंड पर्टिकुलरली इन रिसेंट पास्ट। यानी कि वो रिसेंट पास्ट में, यानी कि उसके अभी जो पास्ट है ना उस गवर्नर के, कि भाई उससे पॉलिटिक्स से कुछ उसको लेना देना नहीं होना चाहिए। ये आपके कुछ पॉइंट है रिकमेंडेशन की। अब जो नाइन्थ जो आपका रिकमेंडेशन है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, गवर्नर शुड बी गिवन ए फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 5 इयर्स। यानी कि 5 साल का जो पीरियड होता है ना गवर्नर का, ये तो सबको पता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम देखिए 5 साल के तो टर्म है ही, ये सबको पता है गवर्नर का, है ना। बट 5 साल से पहले भी गवर्नर को चेंज कर देते हैं ना, आपने देखा होगा कहीं। बट ये जो है ना फ्रेंड्स, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना फ्रेंड्स, इंडिया रिमूवल शुड नॉट बी इन सिविल विल ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेंटर। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइम उठा दे, मतलब चेंज कर देते ना, ये नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेशन का ये मतलब था, आप समझ सकते हो। अब इसके बाद जो है ना फ्रेंड्स, हमारे इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट के ऊपर। ये जो है ना फ्रेंड्स प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर होना किसके पास, किसके ऊपर भी होना चाहिए, हमारे गवर्नर्स के पास भी ना। यानी कि कोई प्रेसिडेंट जब इम्पीच करते ना, तो प्रेसिडेंट अपने जो पोस्ट से ना हट भी जा सकते हैं। तो ये जो सेम प्रोसीजर किसके पास भी होना चाहिए, हमारे गवर्नर्स के पास भी। 10th पॉइंट। 11 क्या है ना फ्रेंड्स, आर्टिकल 163 में क्या है, डस नॉट गिव द गवर्नर ए जनरल डिस्क्रिशनरी पावर टू एक्ट अगेंस्ट और विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि अब गवर्नर जो है ना, वो काम किस बेसिस पे करते हैं, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट, ये आपको पता है। ये आर्टिकल नंबर 363 में क्या है, 163 में सॉरी, कि भाई गवर्नर जो है ना, वो काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना। अब क्या है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होना चाहिए रिकमेंडेशन के हिसाब से, इनफेक्ट कुछ, मगर उसके बाद भी है ना, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं देते हैं आर्टिकल 363 गवर्नर को। गवर्नर कुछ भी करते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे करते हैं। बट यहाँ पे कुछ डिस्क्रिशनरी
गवर्नर के पास होते हैं। जब कोई सिचुएशन कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं ना, तो गवर्नर के पास पावर चले जाते हैं ना। अब ये जो गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर है ना फ्रेंड्स, वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, और गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स, वो कॉन्स्टिट्यूशनली अपना काम करना चाहिए। इट शुड बी चॉइस डिक्टेटेड बाय रीजंस एक्टिवेटेड बाय गुड फेथ होना चाहिए, कि भाई जब उसके पास गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर पहुंच जाते हैं ना, तो ये गुड फेथ के लिए होना चाहिए, टेम्पर्ड बाय कॉशन है ना, यानी कि लोगों के हित के लिए होना चाहिए, आप समझ सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 12 है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यानी कि कोई भी बिल जब कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास करते हैं ना, तो क्या होना चाहिए, गवर्नर को जो है ना फ्रेंड्स, द गवर्नर शुड टेक द डिसीजन ऑफ विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने में उस बिल के ऊपर गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स अपना डिसीजन दे देनी चाहिए। ये रिकमेंडेशन था, वेदर और ग्रांट और एसेंट या उसके ऊपर सिग्नेचर करे या कंसिडरेशन के लिए भेजे किन के पास, हमारे प्रेसिडेंट के पास। तो ये है ना फ्रेंड्स, ये 6 मंथ के लिए होना चाहिए रिकमेंडेशन था। तो आपकी जो 13 पॉइंट ना फ्रेंड्स, ये क्या है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ गवर्नर रोल इन, जब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं ना फ्रेंड्स, इन केस ऑफ हंग पार्लियामेंट, हंग असेंबली क्या होता है, जहाँ पे कोई भी पार्टी जो है ना फ्रेंड्स, जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद अगर किसी भी पार्टी ने क्लियर मैंडेट नहीं है ना, क्लियर मेजोरिटी, तब हम उसको बोलते हैं हंग असेंबली। अब उस टाइम पे गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, इसके लिए कुछ क्लियर गाइडलाइंस है टू बी फॉलोड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन से। ये क्या क्या है, क्या करना चाहिए, मतलब गवर्नर का क्या रोल होना चाहिए, द पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी, यानी कि गवर्नर कोई भी पार्टी जिसको मेजोरिटी होगा, या कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी जिसको हम गठबंधन सरकार बोलते हैं, वाइडेस्ट सपोर्ट होगा ना लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, उनको बोले कि आप अपने जो है ना मेजोरिटी हाउस हाउस के अंदर अपने जो मेजोरिटी है ना, वो साबित करे और अपना सरकार बना सकते हैं। तो इस तरह से गवर्नर का रोल होना चाहिए, यानी कि कोई पार्टी होगा और उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज होगा, है ना। तो यहाँ पे गवर्नर गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स, गवर्नर कमांड कर सकते हैं कि भाई उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे आए और अपना मेजोरिटी जो है ना फ्रेंड्स वो प्रूव करे, उसके बाद अपना सरकार बनाए। तो इस तरह से गवर्नर कमांड कर सकते हैं। सेकंड क्या है ना फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या है सेकंड, अब इफ देयर इज प्री पोल अलायंस, यानी कि इलेक्शन होने से पहले कुछ पार्टी जो है ना फ्रेंड्स, वो हाथ मिला के अपना जो है ना फ्रेंड्स पार्टी बनाते हैं और कोalition बनाते हैं, जिसको हम गठबंधन बोलते हैं ना, इट शुड बी ट्रीट एज वन पॉलिटिकल पार्टी। इसको क्या माना जाएगा, वन पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि इलेक्शन चुनाव होने से पहले कुछ पार्टी जो है ना फ्रेंड्स मिलते हैं ना, कि भाई हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे, तो इसको हम बोलेंगे प्री पोल अलायंस। तो उसको हम माना जाएगा वन पार्टी, वन पॉलिटिकल पार्टी, एंड इफ सच कोalition ऑब्टेन ए मेजोरिटी, अगर उसके बाद ये जो जो प्री पोल अलायंस हुआ ना, कुछ पार्टी जो इलेक्शन चुनाव से पहले हाथ मिला के अपना ये जो पार्टी बनाए ना, कोalition पार्टी, तो इसको माना जाएगा वन पॉलिटिकल सिंगल पार्टी माना जाएगा। ये तो डिस्कस किया। अगर उसने है ना फ्रेंड्स अपना मेजोरिटी ले लिए, ये जो प्री पोल अलायंस ने, तो इनको गवर्नर क्या बोल सकते हैं कि भाई आप अपना मेजोरिटी साबित प्रूव करिए और आगे सरकार बनिए। तो ये इस तरह से गवर्नर का रोल होता है ना फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है, पॉइंट नंबर 3 जो है ना फ्रेंड्स, इन केस नो पार्टी, अगर किसी भी पार्टी ने या प्री पोल कोalition जो अलायंस हमने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, किसी ने भी अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं लिया, जिसको हम हंग असेंबली बोलते हैं, तब गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं, द ग्रुप ऑफ पार्टी शुड हैव द प्री पोल अलायंस कमांडिंग द लार्जेस्ट नंबर, है ना, यानी कि जो प्री पोल अलायंस जो हमने डिस्कस किया ना फ्रेंड्स, उसका अगर लार्जेस्ट नंबर वहां पे साबित करेंगे ना वो लोग कि हमारे पास इतने हैं, तो सरकार बना सकते हैं। अगर किसी सिंगल पार्टी ने क्लेम किया कि भाई हमारे पास इतने नंबर है, तो सरकार बना सकते हैं। और पोस्ट इलेक्टोरल कोalition, यानी कि उसके आपने देखा होगा जब इलेक्शन के बाद दो पार्टी जो है ना फ्रेंड्स आके कोalition बनाते हैं कि भाई हम दोनों के पास इतना सीट जो है ना फ्रेंड्स जितना चाहिए होता है सरकार बनाने के लिए है, तो जाके सरकार बना सकते हैं। तो इस तरह से कुछ पॉइंट है फ्रेंड्स, आप समझ सकते हो पुंची कमीशन के। पॉइंट नंबर 14 है, अगर चीफ मिनिस्टर को डिसमिस करना होगा, हटाना होगा अपने पोस्ट से, तो गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स, उसके बाद गवर्नर जो है ना चीफ मिनिस्टर को ये बोल सकते हैं कि भाई आप पहले अपना जो है ना मेजोरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके प्रूव करिए, कि भाई अगर उसके पास मेजोरिटी प्रूफ होगा ना, तभी जाके वो अपना चीफ मिनिस्टर का पोस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर अदरवाइज क्या होगा, वो डिसमिस हो जाएंगे। तो ये होना चाहिए, यानी गवर्नर के पास, गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स चीफ मिनिस्टर को ये बोल सकते हैं भाई पहले आप आइए अपने मेजोरिटी को प्रूव करिए, तभी जाके आपके पोस्ट क्या रहेंगे कंटिन्यू, अगर अदरवाइज चीफ मिनिस्टर डिसमिस हो जाते हैं ना,
इसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 15, द गवर्नर शुड हैव राइट टू सैंक्शन प्रोसिक्यूशन ऑफ स्टेट मिनिस्टर, यानी कि गवर्नर के पास ये राइट है कि वो प्रोसिक्यूट कर सकते हैं किसी भी स्टेट मिनिस्टर के ऊपर, किसकी एडवाइस पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले कि ये जो मिनिस्टर जो है ना फ्रेंड्स, ये कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसको आप प्रोसिक्यूट करिए। तो गवर्नर देखेंगे कि भाई ये सही है कि गलत है ना, अगर गवर्नर को लगे कि ये सही नहीं है तो ये कंटिन्यू रहेंगे। तो इस तरह से रिकमेंडेशन किया आपके पुंजी कमीशन ने। 16 जो पॉइंट है ना फ्रेंड्स, ये क्या है कि जो ये हमारे जो स्टेट्स के अंदर जो यूनिवर्सिटी जो होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ पे क्या होते हैं, यूनिवर्सिटी के चांसलर जो होता है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा वाइस चांसलर तो यूनिवर्सिटी में ही होता है ना, तो चांसलर कौन होते हैं, उस स्टेट का गवर्नर। तो ये बोल रहे हैं आपके रिकमेंडेशन पूंजी कमीशन के पॉइंट नंबर 16 में कि गवर्नर जो है ना वो यूनिवर्सिटीज के चांसलर नहीं होना चाहिए, यानी कि रिकमेंड कर रहे हैं कि भाई खाली है आप हमारे जो गवर्नर जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या है, खाली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होंगे, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली खाली उस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी के जो चांसलर जो है ना फ्रेंड्स, वो नहीं होना चाहिए आपके पूंजी कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो कुछ जो है ना फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 16 तक हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं आपकी पूंजी कमीशन के रिकमेंडेशंस। फिर इसके बाद जो कोई पॉइंट बचते हैं ना फ्रेंड्स, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।